हम अब निवेदन करते हैं डॉक्टर मनीष कुमार से, और डॉक्टर मनीष कुमार का हम संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे इसके पहले कि वो बोले। डॉक्टर मनीष कुमार जी OSIR के संस्थापक हैं। इस संस्था के और फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के सहयोग से ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से डॉक्टर मनीष जी इसके आयोजन के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और तमाम स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया है। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर मनीष कुमार जी एक भारतीय भौतिक विज्ञानी हैं, फिजिसिस्ट हैं। वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और उनका जो अनुसंधान विशेष रूप से है वो ऊर्जा और जैव अनुप्रयोगों के लिए सामग्री पर आधारित है। IIT दिल्ली से उन्होंने भौतिकी में डायरेक्टरेट प्राप्त किया है और उसके बाद उन्होंने कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। सहायक प्रोफेसर के रूप में 2012 से लेकर 2014 तक राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में, और रिसर्च प्रोफेसर 2014 से 17 के दौरान सुंगकोनवान विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, और भी कई देशों में उन्होंने उसका भ्रमण किया और वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं। 2017 से, जैसा मैंने आपको बताया, कि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड रिसर्च OSIR की स्थापना की है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनोवेशन की जरूरत है उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और जो एक दूरस्थ ग्रामीण स्थान पर एक अद्वितीय विज्ञान विषयक स्कूल, जो ग्लोबल स्कूल ऑफ साइंसेस की शुरुआत किया है, जो आगरा से करीब 70 किलोमीटर दूर रिमोट एरिया में है। उनके पब्लिकेशंस की बात करें तो उन्होंने 70 से भी अधिक शोध लेखों का लेखन किया है और कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनके वो एडिटर हैं, सलाहकार हैं। उनको विभिन्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, उनका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन वो सबसे बड़ा परिचय मैंने आपको यही बताया कि वो भरसक प्रयास कर एक मंच पर लाकर और किसानों के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष कुमार, कृपया अपनी बात शुरू करें। डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर AK सिंह जी फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। और इस मंच पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये जो प्रयास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज की जो टॉक है वो है STEM स्ट्रेंथनिंग फॉर प्रॉस्परस विलेजेस। यहाँ STEM का जो अर्थ है वो 4 ये अक्षरों से बना है। STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो नॉर्मली जो विकसित देश हैं वो इसको एक अच्छे एजुकेशन मॉडल के रूप में STEM पर स्ट्रेंथनिंग का बल देते हैं। लेकिन ये एक अच्छी एनालॉजी है कि हम इसी का यूज करके अपने गांव को समृद्ध बना सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं इस बात करना चाहूँगा। जो समृद्ध गांव की मेरा कॉन्सेप्ट है, उसमें जिस तरीके से अभी सुबह के सत्र में प्रेम सिंह जी ने जो चीज़ें कही, जो समस्याएं बताई, क्या क्या चैलेंज हैं, हम संतुलन नहीं रख पा रहे, जो विभिन्न आयाम हैं, तो उसमें जो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सतत विकास की बात करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो सस्टेनेबल है क्या, एब्सोल्यूट सस्टेनेबिलिटी क्या है।
और उसके लिए हमें भविष्य नहीं, टेक्नोलॉजी या साइंस की तरफ नहीं, थोड़ा सा ट्रेडिशन की तरफ भी देखना है और सीखना है। तो इसके जो अगर कुछ आयाम हैं उनमें सबसे पहले पीपुल हैं, लोग हैं, हमारी सारी सोच लोग केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा प्लेनेट, वी आर अर्थ सिटीजन्स, अर्थीजन्स। तो हमारी जो उत्तरदायित्व है वो सिर्फ हमारी जमीन, हमारे गांव, हमारे देश तक सीमित नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है, पूरी धरती के लिए है। तो उस धरती के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम किस तरीके से निभाते हैं। अगली चीज है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप, जैसे उन्होंने बताया कि एक हेजिटेशन रहती है किसानों को जब वैज्ञानिक या कोई दूसरे लोग उनसे बात करते हैं। किसानों को लगता है कि वो जमीनी हकीकत नहीं समझते, साइंटिस्ट को लगता है कि वो हम जो नई चीजें डेवलप कर रहे हैं वो क्यों एडॉप्ट नहीं करते। तो सम काइंड ऑफ हेजिटेशन इज इन बिटवीन। तो पार्टनरशिप तब बनेगी जब दोनों तरफ से विश्वास होगा। जब एक दूसरे पर जब हम विश्वास करेंगे तो पार्टनरशिप बनेगी, और तब वो सामुदायिक डेवलपमेंट या कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, जैसा पिछले सत्र में अभिनव जी कह रहे थे, जिस चीज की मांग कर रहे थे, वो उस तरीके का माहौल डेवलप होगा। और ये सब जब चीजें होंगी तभी आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, धन धान्य होगा, और जब वो होगा तब शांति होगी। तो हमें जिन मुख्य पॉइंट्स पे सोचना है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हम आर्थिक रूप से गांव में रहकर किसी तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में न जाएं, और वो स्टेबल रहना चाहिए। हमारी अगर कोई आय है तो सिर्फ मात्र अगर कृषि आधारित या वर्षा आधारित, अगर उसी पर पूरी डिपेंडेबिलिटी रहेगी तो समटाइम्स ये पॉसिबल है कि हमारी वो स्टेबिलिटी उतनी ठीक ना रहे। और ये सब चीजें जुड़ी रहती हैं सोशल सिक्योरिटी से। सोशल सिक्योरिटी हर तरीके की चाहिए, ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन या पुलिस या किसी और दबावों में किसान या ग्रामीण लोगों को कार्य करना पड़े। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि लेस डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट। हम हमेशा सरकारों की तरफ मुंह नहीं देख सकते कि सरकार हमें कौन सा अनुदान देगी, सब्सिडी देगी, या हमारे लिए किस तरीके की नए पॉलिसीज, नए बीज, ये सब चीजें लेके आएंगे। हम सोच क्या सकते हैं कि हम कम से कम इस डिपेंडेंसी पर निर्भर रहें और ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने हर क्षेत्र में। केवल ऐसा नहीं कि हम केवल अन्न उपजाएंगे या केवल अन्न और इसके लिए गांव की जरूरत रहेगी। हम चाहते हैं कि गांव केवल अन्न न उपजाए, गांव टेक्नोलॉजी भी उपजाए, गांव साइंस भी उपजाए, गांव एजुकेशन भी उपजाए, और हर क्षेत्र में वो गांव एक ऐसी जगह हो जहां शहर के लोग आना चाहें, शहर के लोग सीखना चाहें। और इसके लिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ईज ऑफ डूइंग एंड नेटवर्किंग। तो ये ईज ऑफ डूइंग एंड नेटवर्किंग इज समथिंग जिसमें हमें दोनों तरफ से सहयोग चाहिए, सरकारों की तरफ से भी और गांव वालों की तरफ से भी। तो अगर ये पार्टनरशिप होगी, एक प्लेनेट के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और लोक कल्याण के लिए जो सोच होगी, तो तब ये शांति और समृद्धि संभव होगी। अगर मैं ग्रासरूट इनोवेशंस की बात करूं तो हम काफी प्रेरणा पा सकते हैं। हर जगह पर बहुत सारे ग्रासरूट इनोवेटर्स हैं। साइकिल पर बहुत सारे उन्होंने अपने धंधे मतलब स्टार्ट कर दिए हैं, और कुछ ने खेती के लिए बहुत अपने नए नए टूल्स बनाए हैं। और ये सब गांव या शहर का फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है जरूरत का, और जरूरत या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो वो आविष्कारक कोई भी हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च सेंटर में जाएगा, पीएचडी करेगा तभी वो आविष्कारक बनेगा। सिर्फ जरूरतें सिखाती हैं कि आविष्कार कैसे किया जाना है। लेकिन जो ग्रासरूट इनोवेशंस हैं, या जो मतलब गांवों के या इस तरीके के आविष्कार हैं, वो एक बड़े उद्योग में परिवर्तित नहीं हो पाते,
और जितना इसमें श्रम करना पड़ता है या जितने एफर्ट्स करते हैं, जितना इनपुट्स लगाते हैं, उसके प्रोपोर्शन में आउटपुट नहीं मिलता, उतना फायदा नहीं मिलता। तो उसके पीछे जो वजह है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मिसिंग क्या है। अगर वो हम समझ सकेंगे तो ये जो आविष्कार या कह सकते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो हमेशा छोटे शहरों में, छोटे गांवों में चल रही है, उससे हम आर्थिक रूप से एक लंबे समय के लिए लाभकारी समृद्धशाली गांव की स्थापना और समाज की स्थापना कर सकते हैं। अब जिस तरीके से एक पेड़ में अगर हम कहें स्टेम तने से कहते हैं, और तने का कार्य क्या है? तना जड़ों को पत्तियों से जोड़ता है। और इसी तरीके से अगर हम ये स्टेम जिस तरीके से मैंने कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो ये भी नॉलेज को डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक जो सह संबंध है, क्योंकि रूट्स में जो होगा या वो जब तक लीव्स पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जरूरी है। और स्टेम की अपनी एक भूमिका है, अपनी एक जिम्मेदारी है और महत्व है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उस स्टेम पार्ट को लोग नहीं याद रखते। जैसे रामचंद्र जी ने वो लंका मतलब रावण पे विजय प्राप्त की, तो राम जाने गए, रावण जाना गया, लेकिन वो कैसे लंका विजय हुई, कैसे पुल बना, वो बंदरों को लोग भूल गए। तो वो बंदर वहां पर स्टेम थे। इसी तरीके से हमें ये सोचना है कि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और कभी कभी हम इसे मैनेजमेंट भी एम के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग करके अगर हम इनका विकास करते हैं, इनको स्ट्रेंथन करते हैं, इन पर ध्यान देते हैं, तो इसका हमें परिणाम किस रूप में मिलेगा? और वो परिणाम निश्चित रूप से एक डेवलपमेंट होगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, गांव ही नहीं हर जगह पर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम गांव के विकास की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो एलिमेंट्स क्या हैं जो मिसिंग हैं। तो उनमें से जो जितना मेरी समझ है उसमें मुझे ये लगा कि ये अगर STEM पर हम ध्यान दें, जब बच्चों को शुरुआत में सिखाते हैं तब उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के बारे में सिखाएं, तो वो अपने आप उनमें वो कंसर्न पैदा होगा कि किस तरीके से गांव का, अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सके। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किस तरीके से हम इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। न्यू टर्म इज डेवलप्ड, दैट इज प्लाज्मा फार्मिंग। प्लाज्मा फार्मिंग एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कई देशों में जैसे थाईलैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने भारत में ऐसा होता हुआ ज़्यादा नहीं देखा। मैंने मेरी जितनी जानकारी है उसमें मैंने नहीं ये देखी चीज़ें। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? एक तो प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर, प्लाज्मा से अगर हम पानी को एक्टिवेट कर देते हैं तो उसमें न्यू रेडिकल्स और नाइट्रोजन कंटेंट्स, ये ज़्यादा चीज़ें हम अपने पेड़ों को दे सकते हैं। और अगर वो जा रही हैं तो अच्छे से जर्मिनेशन होगा, अच्छे से रूटिंग होगी, अच्छे से उनका डेवलपमेंट होगा, अच्छे से फूड प्रोडक्शन होगा। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं जस्ट विद द यूज ऑफ प्लाज्मा एक्टिवेटेड वाटर, प्लाज्मा के से पानी को एक्टिवेट करके। दूसरी चीजें हम जो कर सकते हैं, प्लाज्मा का यूज करके उसको स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे जो नुकसान करते हैं अंडों को बैक्टीरिया, उनको किल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फूड्स जैसे टमाटर, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है जो यूज की जा सकती है ड्यूरिंग फार्मिंग एज वेल एज फॉर द प्रोसेसिंग। तो इन दोनों ही लेवल्स पर इसको यूज किया जा सकता है। एक प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन है वो है बैरियर कोटिंग। बैरियर कोटिंग फूड इंडस्ट्री में ही यूज किया जाता है कि कैसे किसी फल की या किसी जो खाद्य सामग्री है उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो उसमें आपने देखा होगा कभी कभी कि सेब को या गोभी को
एक पॉलीथीन टाइप की होती है, बहुत पतली, और उसमें रैप करके रखा जाता है, जिससे वो जल्दी से उसकी लाइफ खत्म नहीं होती। तो उसमें वाटर वेपोराइजेशन रेट्स ये कंट्रोल करना होता है, और इसके लिए ये प्लाज्मा कोटेड ये पीईटी फिल्म्स इस तरीके से यूज की जाती हैं। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर इसका यूज करेंगे तो फूड वेस्टेज कम होगी, जर्मिनेशन बेटर होगा, उत्पादन क्षमता ज्यादा बढ़ेगी, प्लाज्मा जनरेटेड नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हम कर सकते हैं, जो बैक्टीरियल लेवल्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन कर सकते हैं, उनमें कमी कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्लाज्मा का यूज करके खेती में इसको प्रयोग में कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ये सोशल फ्रंट पर, सामाजिक लेवल पर, कि किस तरीके से हम स्टेम को स्ट्रेंथन करके समाज के लिए या अपने गांव के लिए थोड़ी सी अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो OSIR है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड रिसर्च, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 में इसको डेवलप किया गया, और इसका जो मुख्य सोच है वो है बिल्डिंग साइंटिफिक फ्रेमवर्क इन रूरल इंडिया। हमें लगा कि रूरल इंडिया में ये थोड़ा सा इस चीज की जरूरत है, और इस चीज की जरूरत है। हमारे जो वर्क एरियाज हैं वो हैं एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन। तो OSIR में 17 एम्प्लॉइज इस समय काम करते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं कि हमारा जो जिला हेडक्वार्टर है वो 70 किलोमीटर से दूर है। तो बिल्कुल गांव में हम ये काम कर रहे हैं। और अगर हम पिछले कुछ सालों में जो हमने चीजें की हैं, उसमें हमने एक ग्लोबल स्कूल ऑफ साइंस की स्थापना की है, जो कि एक साइंस थीम्ड स्कूल है, जहां साइंस कल्टीवेशन हम फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज से स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। हमारे विदेशों में बहुत सारी लैब्स के साथ कोलैबोरेशंस हैं, और उसकी वजह से हम मटेरियल्स फॉर एनर्जी एंड बायो एप्लीकेशंस में नए नए शोध भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो शोध हुए हैं उसके बारे में लिस्ट है। उसके अलावा हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ MOU किया है कि बाह में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेवलप किया जाए, जहां पर साथ में वो एग्रो पैरामीटर्स के बारे में भी बताए। तो ये MOU फरवरी 2020 में हो चुका है। उसके अलावा हम ओपन डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस मॉडल कंपटीशन करते हैं। MOU FF ये फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के साथ किया। साइंस प्रमोशनल लेक्चर्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, और साथ ही अभी हमने नैनो जनरेटर्स भी डेवलप किए। ये हमारे कैंपस में ही हमने एक न्यूट्री वाटिका बनाई है। खेती भी सीख रही है। खेती के लिए अभी हम बिल्कुल स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं अभी। और लगभग अपनी जो हम जिस चीज को कंज्यूम करते हैं, जिस तरीके का फूड, उसका 80% हम उगा के अब करने लगे हैं। तो जो बाजार पर जो हमारी निर्भरता थी वो बिल्कुल कम होती जा रही है। अभी 20% है, हम बाद में चाहेंगे कि इसको 0% तक लेके आए। साथ ही हमने एक और स्कीम किया कि हमारे विद्यालय में जितने बच्चे हैं वो सब बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे, और एक एक पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ की सुरक्षा करेंगे। तो 1 स्टूडेंट 1 ट्री, इस तरीके का हमने एक अपने यहाँ सिस्टम स्टार्ट किया है। उससे लोग जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं। बच्चे सिर्फ न केवल स्कूल में बल्कि अपने घरों पर भी उन्होंने पेड़ लगाए हैं, और उनकी सुरक्षा और उनको पालन पोषण उनका कर रहे हैं। तो जो हमारी अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर हम ये कहें कि हमने जो मॉडल डेवलप किया है या जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा मॉडल है और उसके बहुत अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हम अपने प्रयासों के लिए बहुत आशान्वित हैं, और हमारी होप है कि हम अपने जो प्रॉस्परस विलेज की जो ड्रीम है या जो पिक्चर है हमारे दिमाग में, जहां एम्प्लॉयमेंट हो, जहां इनोवेशंस हो, जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, टेक्नोलॉजी वहीं से डेवलप हो रही हो, कनेक्टिविटी हो, अर्थव्यवस्था हो और अच्छी शिक्षा हो, ये सारी चीजें उसी गांव में हो,
तब हम उसको जाकर समृद्धशाली गांव कहेंगे। तो और इसके लिए हमारा जो होप है, हमारी जो सोच है, उसमें ये है कि अगर हम STM को स्ट्रेंथन करेंगे, इसको बलशाली करेंगे, इसमें ध्यान देंगे, इसमें ताकत देंगे, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से और जो सोशल डायमेंशंस होती हैं डेवलपमेंट की, इन दोनों में एक समरसता आएगी, एक रास्ता आएगी, ये दोनों चीजें जुड़ेंगी और इससे जो सिनर्जी पैदा होगी उससे हम समृद्धशाली गांव की कल्पना कर सकते हैं। ये मेरी टीम मेंबर हैं जिनका बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर इन लोगों ने मेरा सहयोग करते रहे हैं। और हमारी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। वो उन स्कूल के बच्चों को हम सुबह यही सिखाते हैं, क्वेश्चन करना सीखो और किसी पर विश्वास मत करो और क्वेश्चन करना सीखो और क्वेश्चन पूछना सीखो। अगर क्वेश्चन पूछोगे, हमारा जितना हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम उनको उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम अच्छे बच्चे पैदा कर सके, अच्छे शिक्षित बच्चे पैदा कर सके गाँवों में, तो गाँव का विकास किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। धन्यवाद।